हिंदी में यूपीएससी की तैयारी से संबंधित प्रोग्राम्स को देखने के लिए सब्सक्राइब करें स्टडी IQIAS हिंदी। आप सभी का एक बार पुनः स्वागत है स्टडी IQIAS हिंदी के ऑनलाइन प्लेटफॉर्म पर। मेरा नाम है अभिषेक कुमार। सबसे पहले हमने महाद्वीपीय विस्थापन सिद्धांत के जरिए यह समझने का प्रयास किया कि विश्व के 7 महाद्वीप और 5 महासागरों का निर्माण कैसे हुआ। यहां पर तमाम प्रकार के सिनेरियो को हमने समझा था, असंबद्धता के सिद्धांत को देखा था, साथ ही साथ फिर हमने नेक्स्ट टॉपिक में स्टार्ट किया था दक्षिण अमेरिका महाद्वीप या फिर साउथ अमेरिका कॉन्टिनेंट। इसमें हमने और भी कई भौगोलिक विषयों के बारे में डिस्कशन किया, जैसे कि महाद्वीपों पर सदाबहार वनों का निर्माण कैसे होता है, ठंडी जलधारा और गर्म जलधारा कैसे बनती है, उष्णकटिबंधीय क्षेत्रों में मरुस्थलों का निर्माण पश्चिम की ओर क्यों देखने के लिए मिलेगा, और साथ ही साथ घास के मैदानों में होने वाली फॉरेस्ट फायर की क्रिया किस प्रकार से जीवों में क्रमिक विकास की अवधारणा को जन्म देती है। इन तमाम बातों के बारे में हमने डिस्कशन किया था। अब याद रखें कि आज का जो टॉपिक है यह है नॉर्थ अमेरिका कॉन्टिनेंट यानी कि उत्तरी अमेरिका महाद्वीप। यह पूरा वीडियो 2 पार्ट्स में रहेगा। एक जिसमें मैं आपको इसके पूरे भौगोलिक क्षेत्रों के बारे में समझाऊंगा, बताऊंगा कि भाई यहां पर कौन कौन से पर्वत हैं, पठार हैं, मैदान है। यदि पठार हैं तो किस प्रकार के हैं, पर्वत पदी हैं या फिर पिडमाउंट इनको कहा जाता है, ये क्या होते हैं, यहां से कौन कौन सी नदियां निकलती हैं, इन तमाम बातों के बारे में हमारा डिस्कशन होगा। साथ ही साथ एग्रीकल्चर पॉइंट ऑफ व्यू से किस प्रकार से यूएसए का जो वृहद मैदान है ये हमारे लिए आवश्यक है, इसके बारे में भी हम डिस्कशन कर रहे होंगे। और जो सेकेंड वीडियो रहेगा इसके जियोपॉलिटिकल फिनोमेना पर रहेगा। यह बात बिल्कुल सही है कि भाई एक ही टॉपिक को 2 बार देखना थोड़ा सा मुश्किल का काम रहता है, परंतु याद रखें कि आपके यूपीएससी की जर्नी के लिए यह परम आवश्यक है कि आप इसके एक जियोपॉलिटिकल और साथ में ज्योग्राफिकल फिनोमेना के बारे में डिस्कशन करें। ठीक है, सबसे पहले मैं यहां पर एक मैप ड्रॉ करता हूं, उस मैप के अकॉर्डिंगली फिर हम समझना प्रारंभ करेंगे। यदि आप देखेंगे तो यह है मैक्सिको की खाड़ी, ऊपर की ओर बढ़ते हैं तो यह है हमारी हडसन की खाड़ी, और हडसन की खाड़ी से ऊपर जाने पर दैट इज इसको नाम दिया जाता है कैनेडियन शील्ड। आगे की ओर बढ़ेंगे तो यहां पर आपको देखने के लिए मिलेगा अलास्का वाला एरिया, और जब आप नीचे की ओर आएंगे तो यहां पर मिलती है कैलिफोर्निया की खाड़ी, और देन नीचे की ओर आते हैं तो आपको मिलेगा यह है मध्य अमेरिका वाला क्षेत्र, और इसके नीचे से प्रारंभ होता है हमारा साउथ अमेरिका कॉन्टिनेंट, जिसके बारे में ऑलरेडी हमारा डिस्कशन हो चुका है। तो चलिए शुरू करते हैं। याद रखें कि ये पूरे वीडियो को मैं 2 पार्ट्स में तो डिवाइड कर ही रहा हूं, साथ ही साथ यहां पर मैं आपको कुछ और सिनेरियो भी डिस्कस करूंगा, जैसे कि लाइक यहां आसपास कौन कौन से सागर हैं, कौन कौन से सीमांत सागर हैं, और ये जलसंधियां कौन कौन सी इंपॉर्टेंट है। जैसे कि लाइक आपको मालूम होगा कि 20 जनवरी 2025 को जब व्हाइट हाउस में विराजमान होते हैं डोनाल्ड ट्रंप, उसके बाद से 2-3 टॉपिक बहुत ही ज्यादा खास चर्चा में रहते हैं। एक तो है यूएसए कनाडा बॉर्डर, दूसरी आती है मैक्सिको और यूएसए बॉर्डर, साथ ही साथ फिर मैक्सिको की खाड़ी वाला एरिया भी बहुत ज्यादा चर्चा में रहता है, जिसको आजकल संबोधित किया जाने लगा है गल्फ ऑफ अमेरिका यानी कि अमेरिका की खाड़ी। तो ऐसे सिनेरियो आपके एग्जाम पॉइंट ऑफ व्यू के हिसाब से काफी ज्यादा महत्वपूर्ण हो जाते हैं, तो उनके बारे में भी हम चर्चा करेंगे। देखिएगा भाई, सबसे पहले यह है हमारा नॉर्थ अमेरिका कॉन्टिनेंट। यदि आप देखेंगे यह है मैक्सिको की खाड़ी, हडसन की खाड़ी, ऊपर नजर आता है आपको आर्कटिक महासागर जिसका एक विस्तार है ब्यूफोर्ट सागर। यहां पर आएंगे तो बेरिंग जलसंधि, और बेरिंग जलसंधि से ही आगे इस साइड आपको नजर आएगा कामचटका का प्रायद्वीप, या फिर इसको नाम दिया जाता है रशिया का, ये साइबेरिया वाला क्षेत्र है। कुछ इस प्रकार से यहां पर आता है कामचटका पेनिनसुला या फिर कामचटका का प्रायद्वीप। अब चूंकि मैं आपको मैपिंग भी बताना चाह रहा हूं, इसीलिए सबसे पहले इसको हम एक पूरी कंप्लीट मैपिंग के थ्रू कंप्लीट कर लेते हैं। आफ्टर दैट मैं उन सभी एरिया के बारे में बताऊंगा जो कि चर्चा में रहे हैं और भौगोलिक क्षेत्रों के अकॉर्डिंगली ये इंपॉर्टेंट भी हैं। ठीक है भाई, तो सबसे पहले हम इस मैप को कंप्लीट करते हैं कुछ इस प्रकार से। यदि आप मेरे साथ ही ये मैप बना रहे हैं तो बहुत अच्छी बात है, और यदि सपोज आप नहीं बना रहे हैं और इसकी पीडीएफ चाहते हैं तो आप मेरे टेलीग्राम हैंडल पर जाकर इसकी पीडीएफ को भी डाउनलोड कर सकते हैं। मेरे टेलीग्राम हैंडल का नाम है अभिषेक कुमार ज्योग्राफी। जब आप यहां पर जाएंगे तो आपको ये पीडीएफ अपलोड मिल जाएगी। जैसे ही ये वीडियो अपलोड होता है तो मैं पीडीएफ भी अपलोड कर देता हूं। ABHISHEK अभिषेक कुमार KUMAR कुमार ज्योग्राफी। यदि इससे नहीं आता है तो आप याद रखें ज्योग्राफी बाय अभिषेक कुमार लिखेंगे तो भी आ जाएगा, जो आपको लिखना हो इससे आप पीडीएफ डाउनलोड कर लीजिएगा। देखिएगा भाई, तो चलिए ये बनकर तैयार है हमारा पूरा नॉर्थ अमेरिका कॉन्टिनेंट। याद रखें इसको पढ़ने से पहले आपको ये थोड़े 2-3 फैक्ट याद होने चाहिए कि असल में नॉर्थ अमेरिका कॉन्टिनेंट पूरे विश्व का तीसरा सबसे बड़ा महाद्वीप है। पहला आता है ऑस्ट्रेलिया, पहला आता है एशिया, सेकंड आता है अफ्रीका महाद्वीप, और थर्ड आता है उत्तरी अमेरिका महाद्वीप। नॉर्थ अमेरिका कॉन्टिनेंट एक ऐसा महाद्वीप है जो कि 2 सागरों इवन 3 सागरों के साथ यानी कि महासागरों के साथ सीमा साझा करता है। अटलांटिक महासागर, प्रशांत महासागर और साथ ही साथ आर्कटिक महासागर। ये
तीनों ही महासागरों के साथ सीमा बनाता है। ये एक ऐसा महाद्वीप है जिसमें किसी प्रकार का कोई भी स्थल रुद्ध देश यानी कि लैंड लॉक्ड नेशन नहीं है। नहीं तो आप हर महाद्वीप में देखेंगे कुछ आपको स्थल रुद्ध देश दिखाई देते हैं, ऐसे देश जो कि किसी भी सागर, किसी भी महासागर यानी कि कुल मिलाकर किसी भी जलखंड के साथ सीमा नहीं बनाते हैं। इनको लैंड लॉक्ड नेशन या फिर स्थल रुद्ध देशों की संज्ञा दी जाती है। यहां पर आपको एक भी स्थल रुद्ध देश देखने के लिए नहीं मिलेगा। अब मैंने ये जो बोर्ड है इसका कलर थोड़ा ब्लू क्यों कर लिया है, ये आप समझ जाएंगे कि असल में मैं यहां पर आपको बताना चाह रहा हूं कि भाई आसपास कौन कौन से जलखंड आपको दिखाई देते हैं। सबसे पहले यदि जलखंडों की बात करें तो मैं इसको रेड कलर से मार्क करूंगा, जो हमारे सागर रहेंगे इनको मैं ब्लू कलर से लिखूंगा, और जो जलसंधियां रहेंगी इनको मैं ब्लैक कलर से नोट डाउन करूंगा या फिर रेड कलर से ही नोट डाउन कर लूंगा। तो ध्यान से समझिएगा कि भाई इस साइड आपको दिखाई देता है एक सागर जिसे नाम दिया जाता है दैट इज प्रशांत महासागर वाला एरिया। प्रशांत महासागर के पश्चात ये कहां पर है, ये दिखाई देगा आपको पश्चिमी भाग में। जब आप पूर्वी भाग में जाते हैं तो यहां पर आपको नजर आता है अटलांटिक महासागर, जिसके दो विस्तार हैं, एक है उत्तरी अटलांटिक और एक आता है दक्षिणी अटलांटिक महासागर वाला एरिया। आफ्टर दैट जब आप नीचे आएंगे तो इसके कुछ सीमांत सागर हैं जिनके बारे में हम थोड़ी देर बाद डिस्कस करेंगे। आफ्टर दैट ऊपर आएंगे तो यहां पर आपको देखने के लिए मिलेगा आर्कटिक महासागर वाला एरिया। इसके कुछ सीमांत सागरों के बारे में अभी थोड़ी देर बाद हमारा डिस्कशन होगा, परंतु उससे पहले मैं मैपिंग कंप्लीट करूंगा ताकि जब मैं एक बार बताना चालू करूं तो फिर मैं कंटिन्यूसली आपको पूरे फैक्ट एक बार में बता पाऊं। ये फैक्ट हो, कंसेप्ट हो, इनको एक बार में मैं आपके साथ साझा कर लूंगा। तो भाई इतने सागर हैं। नीचे आएंगे तो यह है मध्य अमेरिका वाला क्षेत्र, इसके बारे में अभी थोड़ी देर बाद डिस्कस करते हैं। अब देखिएगा कि एक मैप है ये। अब इसमें मैं क्या बताना चाह रहा हूं, तो जो आप थोड़ा आगे की ओर बढ़ेंगे तो याद रखें कि इसी नॉर्थ अमेरिका कॉन्टिनेंट के पूर्वी भाग में आपको कुछ यहां पर एक आइलैंड मिलेगा या फिर एक द्वीपीय देश मिलेगा। इसको नाम दिया जाता है ग्रीनलैंड। यदि आप ग्रीनलैंड की बात करते हैं तो यह भौगोलिक आधार पर तो उत्तरी अमेरिका महाद्वीप का भाग है, परंतु याद रखें कि यदि आप इसको राजनीतिक दृष्टिकोण से देखेंगे तो यह डेनमार्क का हिस्सा आता है। यहां पर आता है आइसलैंड। आइसलैंड के नीचे आएंगे तो आपको मिलेगा यूके अर्थात यूनाइटेड किंगडम, ब्रिटेन मिलता है, यहीं पर आयरलैंड है, और इसी के जस्ट नीचे आपको दिखाई देता है डेनमार्क, जिसका अधिकार है इस ग्रीनलैंड पर। याद रखें कि अभी वर्तमान में यह ग्रीनलैंड भी काफी खासा चर्चा का विषय बना हुआ है। क्यों भाई? वही डोनाल्ड ट्रंप के सिनेरियो में इन्होंने इस ग्रीनलैंड पर अधिकार करने की बात कही थी, इसलिए ये चर्चा में था। इसीलिए ऐसे तमाम प्रकार के सिनेरियो जो भी न्यूज की हेडलाइन बन जाते हैं या आपके एग्जाम पॉइंट ऑफ व्यू के हिसाब से काफी ज्यादा महत्वपूर्ण होते हैं। तो ये पूरे सिनेरियो को आप याद रखें। तो देखिए सबसे पहले यदि आप देखेंगे तो यह है उत्तरी अमेरिका महाद्वीप। इसको मैं ज्योग्राफिकली कुछ पार्ट्स में डिवाइड कर देता हूं, जिसमें सबसे पहले एक माउंटेन आता है। वैसे तो दो पर्वत यहां पर प्रमुख हैं, एक आता है रॉकीज पर्वत और एक आता है हमारा एप्लेशियन पर्वत। अब ये कहां कहां पर हैं तो जस्ट अ सेकंड, आप धीरे धीरे इन सभी बातों को समझ जाएंगे। याद रखिएगा कि जैसे साउथ अमेरिका कॉन्टिनेंट में हमने एंडीज पर्वत के बारे में डिस्कशन किया था कि असल में ये एक नवीन वलित पर्वत का उदाहरण है, जैसे लाइक हमारा हिमालय, ये भी एक नवीन वलित पर्वत का उदाहरण है। सेम एज आप पाएंगे कि ये भी एक प्रकार के नवीन वलित पर्वत का उदाहरण है। इसका निर्माण कैसे हुआ है तो प्लेट टेक्टोनिक थ्योरी हो या फिर चाहे आप बातचीत करें महाद्वीपीय विस्थापन सिद्धांत की, तो असल में ऐसा कहा जाता है कि जो वर्ल्ड मैप है, वर्ल्ड मैप के अकॉर्डिंगली है ना, जो पेंजिया था, पेंजिया दो पार्ट्स में डिवाइड हुआ, अंगारा लैंड और गोंडवाना लैंड। ये जो नॉर्थ अमेरिका कॉन्टिनेंट है ये अंगारा लैंड का भाग था और पश्चात इसकी टूटकर पश्चिम दिशा की ओर प्रवाहित हुआ, और पश्चिम दिशा की ओर प्रवाहित होने के कारण ही जब महाद्वीपीय और महासागरीय प्लेटों में अभिसरण की क्रिया हुई तो इस अभिसरण की क्रिया के द्वारा जिस एक पर्वत का निर्माण हुआ इसको नाम दिया जाता है रॉकीज पर्वत या फिर रॉकीज माउंटेन वाला सेक्शन। याद रखें कि जैसे हमारा हिमालय है, वृहद हिमालय, पार हिमालय, लघु हिमालय और शिवालिक श्रेणी में हमने इसको डिवाइड कर रखा है, उसी प्रकार से ये जो रॉकीज पर्वत है इसको भी हमने कई श्रेणियों में विभक्त कर रखा है। ठीक है, इन श्रेणियों के नाम अभी मैं थोड़ी देर बाद बताऊंगा। तो ये हमारा रॉकीज पर्वत। पश्चात इसके जब आप दूसरी साइड आते हैं तो आपको एक और पर्वत यहां पर देखने के लिए मिलेगा, दैट इज कॉल्ड, इसको नाम दिया जाता है अपलेशियन पर्वत। इसके बारे में इतना याद रखें आप कि जैसा हमारा अरावली पर्वत है ना, अर्थात एक ओल्ड फोल्डेड माउंटेन, हम अरावली माउंटेन को नाम देते हैं कि एक प्रकार का प्राचीन वलित पर्वत है, वर्तमान में इसको अवशिष्ट वलित पर्वत की संज्ञा दी जाती है। सेम एज आप याद रखिएगा कि ये जो हमारा अपलेशियन पर्वत है ये भी एक प्रकार का ओल्ड फोल्डेड माउंटेन है या फिर एक प्रकार का अवशिष्ट वलित पर्वत है। ठीक है, अब यहां पर ब्लैक माउंटेन, ठीक है, यहां पर ब्लू माउंटेन आपको चोटी दिखाई देगी और भी कई प्रकार की यहां पर आपको चोटियां दिखाई देती हैं। मैं ब्लैक माउंटेन बोल रहा हूं, मैं ब्लैक
फॉरेस्ट माउंटेन नहीं बोल रहा। ब्लैक फॉरेस्ट बिल्कुल सही है आपका तथ्य कि भाई ये आपको यूरोप में देखने के लिए मिलेगा। मैंने यहां पर ब्लैक माउंटेन की बात की है, ना कि ब्लैक फॉरेस्ट माउंटेन की। इज दैट क्लियर? तो ये हमारा एक प्राचीन वलित पर्वत और साथ में एक नवीन वलित पर्वत वाला क्षेत्र। जब आप ऊपर की ओर जाएंगे तो याद रखें कि यहां पर आपको कई छोटे बड़े द्वीप देखने के लिए मिलेंगे। इन्हें नाम दिया जाता है क्वीन एलिजाबेथ ग्रुप ऑफ आइलैंड या फिर क्वीन एलिजाबेथ द्वीप समूह वाला सेक्शन, है ना। ये ज्योग्राफिकली बात करें हम तो इनको नाम दिया जाता है कैनेडियन शील्ड। अब कैनेडियन शील्ड क्या है? तो जो आपने पृथ्वी का जो भूगर्भिक इतिहास पढ़ रखा है, इस भूगर्भिक इतिहास में आप पृथ्वी की आयु को 16 युगों में डिवाइड करते हैं और इनमें जो सबसे पुरानी आयु रहती है इसको नाम दिया जाता है आर्कियन युग। आर्कियन की बात प्री कैम्ब्रियन, कैम्ब्रियन, है ना, ये तमाम प्रकार की आयु आती हैं। तो याद रखें कि आप पढ़ते हैं कि आर्कियन युग में पृथ्वी का जो सबसे पहले ठंडा हुआ भाग ये था प्रायद्वीपीय भारत का छोटा नागपुर पठार, और ये आज भी प्रेजेंट दिखाई देता है, आज भी मौजूद है। मतलब कि ये विश्व की सबसे कठोर चट्टानों से निर्मित है, ये पढ़ते हैं। और दूसरे क्रम में जो भाग ठंडा हुआ ये था कैनेडियन शील्ड वाला। अब नो डाउट कि कई जगह पर लिखा होता है कि भाई दूसरे क्रम में ठंडा हुआ था स्कैंडिनेविया माउंटेन वाला सेक्शन। इन दोनों में कॉन्ट्राडिक्शन है। खैर हमको उस साइड नहीं जाना है, इसके बारे में कभी और हमारे डिस्कशन होगा। परंतु यहां पर याद रखें कि पृथ्वी पर जो सबसे पुराने भूभाग मौजूद हैं उनमें से एक आती है हमारी ये कैनेडियन शील्ड। और प्रायद्वीपीय भारत पहले ठंडा हुआ और आज भी आपको ज्यों का त्यों दिखाई देता है। मतलब कि यह कठोर चट्टानों से नहीं बना है, यह विश्व की सबसे कठोरतम चट्टानों से निर्मित है। कैनेडियन शील्ड प्रायद्वीपीय भारत के सिंहभूमि प्रदेश के बाद ठंडा हुआ और आज आपको यह अवशिष्ट यानी कि आज आपको यह अपभ्रंशित दिखाई देता है। मतलब कि यह कंपैरेटिवली कम कठोर चट्टानों से बना हुआ है। परंतु याद रखिएगा कि यहां पर भी आपको धात्विक खनिजों की प्रधानता देखने के लिए मिलती है। ऐसा इसलिए है क्योंकि भाई विश्व में जितने पुराने भूभाग हैं, है ना, जो भाग जितना ज्यादा पुराना रहेगा वहां पर शीतलन की क्रिया उतनी ज्यादा हुई होगी, वहां पर लावा उतना ज्यादा ठोस हुआ होगा और वहां पर उतने ही भारी खनिज, इवन धात्विक खनिजों की प्रधानता आपको देखने के लिए मिलेगी। अब चाहे ये छोटा नागपुर पठार वाला एरिया हो, चाहे ये स्कैंडिनेविया माउंटेन वाला सेक्शन हो जो कि आपको यूरोप में दिखाई देता है, और चाहे ये कैनेडियन शील्ड वाला क्षेत्र हो, यहां पर आपको धात्विक खनिजों की प्रधानता देखने के लिए मिलती है। आफ्टर दैट आगे बढ़ते हैं। तो ये है कैनेडियन शील्ड वाला भाग। अभी मैं थोड़ी देर बाद नेमिंग कर दूंगा। तो ये पूरा पूरा कनाडा वाला एरिया है। यहां पर कुछ झीलें आपको दिखाई देंगी और इन झीलों को नाम दिया जाता है भाई कैनेडियन लेक्स। ये कैनेडियन लेक्स कौन कौन सी हैं? तो देखिए, ग्रेट बियर, ग्रेट स्लेव, अथावस्का, रेंडियर एंड देन आपको दिखाई देती है यह है विनीपेग। ये पूरी पूरी कनाडा में ही स्थित है। जब आप इसके नीचे आते हैं तो अब आपको दिखाई देती है यूएसए और कनाडा बॉर्डर, जिसको नाम दिया जाता है 49 डिग्री उत्तरी अक्षांश रेखा। यह विश्व की सबसे सीधी और शांत अंतरराष्ट्रीय सीमा है ना। और यहां पर आपको दिखाई देंगी कुछ और झीलें जिनको कहा जाता है ग्रेट लेक्स। ये है कैनेडियन लेक्स और ये है ग्रेट लेक्स, है ना। ये ग्रेट लेक्स हाइड्रो पावर प्रोजेक्ट के लिए काफी ज्यादा फेमस मानी जाती हैं। यहां पर कई प्रकार के औद्योगिक क्षेत्र भी आपको मौजूद दिखाई देंगे। इनके नाम हैं, यानी कि इन ग्रेट लेक्स के नाम है सुपीरियर, मिशिगन, ह्यूरॉन, इरी और ऑन्टेरियो। ये यहाँ की ग्रेट लेक्स के नाम है। याद रखें, इनके बारे में भी डिस्कशन होगा। आफ्टर दैट थोड़ा और आगे आ जाते हैं हम। तो यहां से अब इन्हीं के आसपास के एरिया से कुछ इस प्रकार से प्रारंभ होता है हमारा प्रेरी वाला क्षेत्र। और यहां पर याद रखने वाली बात यह है कि यहां यूएसए का वृहद मैदान भी है और यहां पर प्रेरी घास के मैदान भी आपको मौजूद देखने के लिए मिलते हैं। अब याद रखो कि यहां पर जो मैं बना रहा हूं, ठीक है, ऐसा नहीं है कि प्रेरी घास के मैदान बस यहीं पर विस्तृत हैं। भाई ये मैपिंग है और आपको एक जगह पर शो करना होता है, तो मैंने यहां पर प्रेरी घास का मैदान बना दिया है। अपितु ये प्रेरी घास के मैदान कनाडा के साथ साथ, यानी कि यूएसए कनाडा की बॉर्डर के साथ साथ यूएसए में भी विस्तृत हैं। यानी कि इसके नीचे आता है यूएसए का वृहद मैदान, जिसको मैं सेम कलर से बनाऊंगा। सेम कलर से बनाने का आशय यह है कि ये दोनों ही विशेषताएं आपको यहां पर देखने के लिए मिलेंगी। जैसे हमारा उत्तर भारत का विशाल मैदानी भाग है, वैसा ही यहां पर एक मैदानी भाग है जिसको नाम दिया जाता है यूएसए का वृहद मैदान या फिर ग्रेट प्लेन ऑफ यूएसए। ठीक है। अच्छा, एक और बात कि इन दोनों की सीमा एक रेखा बनाती है, इसको नाम दिया जाता है 49 डिग्री उत्तरी अक्षांश रेखा। यह भी खासा चर्चा में थी जब डोनाल्ड ट्रंप के द्वारा यह स्टेटमेंट दिया गया था कि असल में ये जो
डंकी पास का इस्तेमाल करके लोग आते हैं यूएसए में, इलीगली एंटर होते हैं, इनको रोकना है। तो ये जो 49 डिग्री उत्तरी अक्षांश रेखा थी, ये भी चर्चा का विषय बनी हुई थी। इस सिनेरियो को भी आपको याद रखना है। ये है 49 डिग्री उत्तरी अक्षांश रेखा वाला सेक्शन। बात समझ में आई? आफ्टर दैट और आगे आते हैं तो यहां पर आपको देखने के लिए मिलता है यूएसए का वृहद मैदान वाला क्षेत्र, जिसका निर्माण हुआ है सेम उसी प्रोसेस के द्वारा जिस प्रकार से हमारे उत्तर भारत के विशाल मैदान का निर्माण हुआ, अर्थात नदियों द्वारा लाए हुए अवसादों के निक्षेपण के कारण इसका निर्माण हुआ है। और कौन सी नदियां? तो हमारे में थी शिवालिक और साथ में यानी इंडो शिवालिक, और साथ ही साथ विंध्य नदियां यानी कि हिमालय के पार की नदियां, और प्रायद्वीपीय भारत की नदियां। तो यहां पर भी मिसिसिपी नदी तंत्र, जो कि एक वृहद नदी तंत्र के रूप में जाना जाता है, जो कि मैक्सिको खाड़ी में अपना मुहाना बनाती है नदी, उन नदियों के द्वारा, उस नदी तंत्र के द्वारा लाए हुए अवसादों के निक्षेपण से इस यूएसए के वृहद मैदान का निर्माण हुआ है। तो यह है यूएसए का वृहद मैदान वाला एरिया। ऊपर से एक नदी आती होती है, इसको नाम दिया जाता है मिसिसिपी रिवर, जो कि इस प्रकार से मैक्सिको खाड़ी में अपना मुहाना बनाती है। वर्ल्ड की एकमात्र नदी है जो कि पंजाकार डेल्टा बनाती है। ठीक है, साथ ही साथ इसकी कुछ और सहायक नदियां हैं, यानी कि एक पूरा पूरा नदी अपवाद क्षेत्र आपको यहां पर देखने के लिए मिलेगा। और इसी के द्वारा कहा जाता है कि यूएसए के वृहद मैदान का निर्माण हुआ है। आफ्टर दैट और आगे आते हैं तो फिर इसके नीचे आपको दिखाई देती है एक और अंतरराष्ट्रीय सीमा, जो कि मैक्सिको और साथ ही साथ यूएसए की अंतरराष्ट्रीय सीमा है। इनके मध्य में भी एक नदी प्रवाहित होती है जिसको रियो ग्रांडे नदी कहा जाता है। उसके बारे में हम आगे डिस्कस करते हैं। ठीक है, अब एक बार ये पूरा मैप बनकर तैयार है, इनके बारे में अब मैं डिस्कस करूंगा। उससे पहले हम यहाँ के सागर और यहाँ के सीमांत सागरों के बारे में डिस्कस कर लेते हैं। भाई कौन कौन सी जल संधियां यहां पर आवश्यक है, ठीक है, वो जल संधियों का जो करंट सिनेरियो है ये क्या है, इनके बारे में हम देख लेते हैं। देखिएगा, सबसे पहले यदि आप देखेंगे तो यहां पर आपको 3 देश नजर आएंगे। एक जो सबसे महत्वपूर्ण है, यानी कि 2 महत्वपूर्ण है, एक आता है कनाडा वाला एरिया, दैट इज कॉल्ड कनाडा। कनाडा के नीचे आपको यूनाइटेड स्टेट्स ऑफ अमेरिका अर्थात यूएसए देखने के लिए मिलेगा, और इसके नीचे आपको नजर आता है मैक्सिको वाला सेक्शन, यहां पर है हमारा मैक्सिको। अब याद रखें कि मैक्सिको के जस्ट नीचे से प्रारंभ होता है मध्य अमेरिका वाला क्षेत्र, अर्थात इसको नाम दिया जाता है मध्य अमेरिका वाला सेक्शन। जब आप मध्य अमेरिका की बात करते हैं तो असल में इसमें बहुत सारे देश हैं, परंतु मेनली आपको 5 देशों को यहां पर याद रखना होता है। एक है ग्वाटेमाला, सेल्वाडोर, निकारागुआ, कोस्टारिका, और 5वां आता है पनामा। आई रिपीट, ग्वाटेमाला, सेल्वाडोर, निकारागुआ, कोस्टारिका और पनामा। जब मैं आपको पीडीएफ दूंगा तो ये सभी नाम उसमें लिखे होंगे, तो आप इसको आराम से नोट डाउन कर सकते हैं। देखिएगा, करंट में जो पनामा है ये चर्चा में रहा है, और इसका मेन कारण क्या है कि भाई यहां पर पनामा नहर का निर्माण कराया गया है यूएसए के द्वारा, और यूएसए का वर्तमान में ये डिक्लेरेशन है कि हम इस पनामा नहर पर अपना जो अधिकार है वो वापस से लेंगे। अर्थात बेसिकली इस पनामा नहर का निर्माण यूएसए के द्वारा कराया गया था। और क्यों कराया गया था? क्योंकि यूएसए को स्वयं के पश्चिमी तट से पूर्वी तट जाने में बहुत अधिक समय लगता था, और उसने इस मार्ग को सुगम करने के लिए और साथ में छोटा करने के लिए इस पनामा नहर का निर्माण किया था। प्रारंभ में यूएसए और साथ में पनामा दोनों का अधिकार इस पर हुआ करता था, परंतु एक समय के बाद यूएसए ने इस पर पूरा अधिकार पनामा को दे दिया। परंतु वर्तमान सिनेरियो में ये यूएसए वापस से ये स्टेटमेंट दे रहा है कि भाई इस पनामा नहर पर जो पनामा का अधिकार है ये गलत है, और हम अपना अधिकार यानी कि इस पनामा नहर पर स्वयं का राइट वापस से लेंगे। यानी कि पनामा का इस पनामा नहर पर कोई भी अधिकार नहीं होगा। पनामा देश द्वारा इसका विरोध किया जा रहा है, और वर्तमान में ये इसीलिए चर्चा का विषय बना हुआ है। आफ्टर दैट और आगे आते हैं, जब आप नीचे आएंगे तो यह है मध्य अमेरिका वाला सेक्शन। मध्य अमेरिका के ऊपर आ रहा है मैक्सिको। तो याद रखिएगा कि मैक्सिको, मध्य अमेरिका और साथ में पूरा दक्षिण अमेरिका, इन सभी को मिलाकर एक नाम दिया जाता है, दैट इज कॉल्ड लैटिन अमेरिका। तो लैटिन अमेरिका यदि आपने कभी सुना हो या फिर लैटिन लैंग्वेज के बारे में कभी सुना हो, तो ये जिस एरिया में बोली जाती थी, जिस एरिया में ये प्रचलित थी, वो था हमारा लैटिन अमेरिका वाला क्षेत्र, जिसमें मैक्सिको, मध्य अमेरिका और साथ ही साथ दक्षिण अमेरिका महाद्वीप को शामिल किया जाता है। अब यहां पर कुछ अन्य सीमांत सागर भी हैं, उनके बारे में भी डिस्कशन कर लेते हैं। देखिए भाई, ये हमारा प्रशांत महासागर वाला सेक्शन। प्रशांत महासागर के कौन कौन से सीमांत सागर हैं और इनका करंट पॉइंट ऑफ व्यू क्या है? तो सबसे पहले अलास्का की खाड़ी, ये आती है हमारी अलास्का की खाड़ी, और ये अलास्का की खाड़ी वर्तमान में चर्चा का विषय तो नहीं है, परंतु हां समय समय पर इस पर डिस्कशन जरूर होते हैं। कारण क्या है कि इसके ऊपर यदि आप देखें तो यह है भाई हमारा अलास्का वाला सेक्शन, और ऐसा दावा किया जाता है विभिन्न देशों के द्वारा, जो कि सत्य भी है, कि यहां पर आपको देखने के लिए मिलेंगे
होंगी पॉलीमेटलिक नोड्यूल्स। ये बहुत ही ज्यादा इंपॉर्टेंट होते हैं। पूरा वर्ल्ड बोलता है, रशिया बोलता है, भारत बोलता है और कई देशों के द्वारा यह दावा किया जाता है कि यहां पर पॉलीमेटलिक नोड्यूल्स हैं जिनको यूएसए एक्सेप्ट नहीं करता। यूएसए बोलता है कि यहां पर किसी भी प्रकार के कोई भी पॉलीमेटलिक नोड्यूल्स नहीं है, यूएसए एक्सेप्ट नहीं करता, परंतु पूरे वर्ल्ड को पता है, कई जियो रिसर्चर्स ने यह बात साबित की है कि यहां पर आपको पॉलीमेटलिक नोड्यूल्स मिलेंगे जो कि बहुत ही ज्यादा आवश्यक माने जाते हैं आज के समय में। एक प्रकार से रेयर अर्थ एलिमेंट की कैटेगरी में इनको शामिल किया जाता है। ये वही पॉलीमेटलिक नोड्यूल्स हैं जो कि महासागर की तली पर भी विद्यमान दिखाई देते हैं और वर्तमान सिनेरियो में परम आवश्यक है। इसके लिए ये अलास्का चर्चा में रहता है कि भाई जो यूएसए है ये बात छुपाता क्यों है। ठीक है, तो ये है अलास्का की खाड़ी वाला एरिया। जब आप नीचे की ओर आएंगे तो यहां पर आपको दिखाई देता है कैलिफोर्निया वाला क्षेत्र। मैं अभी आपको बता देता हूं कि ये कैलिफोर्निया क्यों आवश्यक है आपके लिए और वर्तमान में ये क्यों चर्चा में बना हुआ है। देखिए, ये वाला जो एरिया है इसे नाम दिया जाता है कैलिफोर्निया वाला सेक्शन। यहां पर दो पार्ट्स में इसको डिवाइड किया गया है। एक है लोअर कैलिफोर्निया और एक आता है अपर कैलिफोर्निया वाला सेक्शन। जो लोअर कैलिफोर्निया है यहीं पर एक स्थान है जिसको नाम दिया जाता है बाजा कैलिफोर्निया वाला क्षेत्र, यानी कि इसी के अंदर आपको बाजा कैलिफोर्निया वाला एरिया दिखाई देगा। और ये बाजा कैलिफोर्निया चर्चा में इसलिए है क्योंकि यहां पर वर्तमान में एक फिश मिली है ना, जनवरी फरवरी माह की ये बात है। यहां पर एक मछली देखी गई थी यहां के तटीय क्षेत्र में जिसको नाम दिया जाता है ओर फिश का। और ये ओर फिश जब आप ओशनोग्राफी पढ़ते हैं, ओशनोग्राफी में देखते हैं आप कि भाई महासागरों की कई लेयर होती हैं, जैसे वेलाववर्ती, अधिवेलाववर्ती, मध्य वेलाववर्ती, गंभीर वेलाववर्ती और फिर लास्ट में आपको दिखाई देती है सागरीय तली वाला एरिया। ये जो वेलाववर्ती वाला क्षेत्र है इसमें जो मध्य वेलाववर्ती आता है इसकी गहराई होती है लगभग 3000 मीटर और इस ओर फिश के बारे में कहा जाता है कि लगभग 300 मीटर से लेकर 3000 मीटर तक की गहराई में इसका निवास स्थान होता है और वो भी ऐसे स्थान पर जहां पर दो टेक्टोनिक प्लेट्स आपस में आकर मिलती हैं। और यदि मान लीजिए इन टेक्टोनिक प्लेट्स में किसी प्रकार का मूवमेंट होता है तो ये गहरे समुद्र को छोड़कर उथले सागर में आ जाती हैं और इनकी जो बॉडी है ये उथले सागर में रहने योग्य नहीं बनी होती। कारण यह है कि हर एक जीव अपने लिए सेंसिटिव होता है, यानी कि इसका कौन सा एप्रोप्रिएट स्थान है इसको आवश्यक रूप से पता होता है ये। और इसीलिए कभी भी, जैसे कि मानव को यह पता है कि भाई उसको आग से खतरा है, तो क्या ये आग से खेलने की गुस्ताखी करेगा? नहीं। क्यों? क्योंकि इसको पता है कि मेरा शरीर आग पर काबू नहीं पा सकता, यानी कि यदि मैं आग के पास जाऊंगा तो मैं जल जाऊंगा। हाँ, यदि मान लीजिए आग एक लकड़ी में बंद है या फिर एक माचिस की डब्बी में बंद है तो मैं इसको कंट्रोल कर सकता हूं, पर इसका मतलब यह नहीं कि मैं फॉरेस्ट फायर यदि कहीं पर हो रहा है वहां पर जाकर उस आग को कंट्रोल कर लूं। इसका मतलब क्या है कि मानव अपनी बॉडी के प्रति सेंसिटिव है ना, इसी प्रकार से हर एक जीव स्वयं के प्रति सेंसिटिव होता है। सेम इसी प्रकार से ये ओर फिश भी, क्योंकि ये जिस क्षेत्र में पाई जाती है अर्थात मध्य वेलाववर्ती और गंभीर वेलाववर्ती वाले एरिया में जो सागरीय तली से लगभग 3000-4000 मीटर की गहराई पर मिलता है, यहां पर किसी प्रकार की महासागरीय जलधाराएं नहीं होती और इसीलिए इनको तैरने के लिए उतना ज्यादा श्रम नहीं करना पड़ता और यही कारण है कि इनकी हड्डियां मजबूत नहीं होती, एक पतले रेशे के रूप में आपको दिखाई देती हैं इनकी हड्डियां। और जब ये गहरे सागर को छोड़कर ऊपर आती हैं अर्थात सागरीय तली पर आपको दिखाई देती हैं, तो इस सागरीय सतह पर दिखाई देती हैं, तो इसके परिणाम स्वरूप ये महासागरीय जलधाराओं के संपर्क में आती हैं और इन महासागरीय जलधाराओं के संपर्क में आने के कारण इनकी डेथ हो जाती है, इनकी मृत्यु हो जाती है और इनकी डेड बॉडी आपको तटीय क्षेत्रों में दिखाई देती है। अब चूंकि ये पाई जाती है ऐसे एरिया में जहां पर दो टेक्टोनिक प्लेट्स मिलती हैं और इसीलिए कहा जाता है कि यदि इन टेक्टोनिक प्लेट्स में मूवमेंट हुआ तो ये गहरे सागर को छोड़कर सागरीय सतह पर हमें संकेत देने के लिए आती हैं कि किसी ना किसी प्रकार की आपदा, किसी ना किसी प्रकार की विपदा यहां पर आने वाली है और मानव समाज सतर्क हो जाए आने वाली उस आपदा के लिए, यानी कि आसन्न आपदा के प्रति ये हमको आगाह करती हैं। अब ये बात कहां से शुरू हुई? तो असल में जो जापान है, जापान में ये सबसे पहले देखी गई थी वर्ष 2000, मेरे को एग्जैक्ट ईयर तो नहीं पता है, परंतु वहां जापान में ये सबसे पहले देखी गई थी और जब ये देखी गई तो उसके आसपास के ही समय में यहां पर सुनामी आई, यहां पर भूकंप की स्थिति आई जापान वाले एरिया में। सेम कंडीशन ताइवान में भी देखने के लिए मिली और वर्ल्ड के अलग अलग एरिया में, बेसिकली उस एरिया में जिसको हम कहते हैं पैसिफिक रिंग ऑफ फायर वाला एरिया, यहां आपको दिखाई दी थी। और यहां से फिर ये किंवदंती चली आई कि असल में ये ओर फिश जिस भी एरिया में दिखाई देती है वहां पर आपको किसी ना किसी प्रकार की आपदा अवश्य देखने के लिए मिलेगी। एक और बात बताता हूं कि कई जगह पर ये देखी गई, जैसे कि ऑस्ट्रेलिया का जो तिवी
आइलैंड वाला एरिया है, यहां पर भी ये देखी गई थी, परंतु इसका कोई भी नकारात्मक प्रभाव यानी कि किसी प्रकार की आपदा हमें यहां पर देखने के लिए नहीं मिली। यानी कि कई एरिया में देखी गई तो आपदा आई और कई एरिया में देखी गई तो आपदा नहीं भी आई। इसीलिए जो साइंटिस्ट हैं ये इस बात में बिलीव नहीं करते हैं कि भाई ये आसन्न आपदा का संकेतक होती हैं, परंतु जो जापानी किंवदंतियां हैं वो मानती हैं कि ये आसन्न आपदाओं का संकेत है। इसका एक और कारण है कि ये जो ओरफिश है, असल में जापान में जो पटकथाएं चलती हैं, जैसे हर एक धर्म में हिंदू देवी देवता होते हैं, मोहम्मडन्स में अपने देवी देवता होते हैं, सेम उसी प्रकार से आप पाएंगे कि भाई ये जो जापान है वहां पर समुद्र के देवता के दूत के रूप में इसको जाना जाता है। और ऐसा कहा जाता है, ये मैं नहीं बोल रहा हूं, ये किंवदंतियां हैं वहां की, ऐसा कहा जाता है कि जब सागरीय क्षेत्र में किसी प्रकार की हलचल होती है या फिर किसी भी प्रकार से कोई नकारात्मक आपदा यहां पर दिखाई देने वाली रहती है, तो ये समुद्र के देवता के दूत के रूप में हमारे पास आती हैं और हमको आगाह करती हैं कि मानव समाज इसके लिए सतर्क हो जाए, इसके लिए तैयार हो जाए। दैट इज वाई ये वाला क्षेत्र चर्चा में है। एक और बात बताता हूं कि जो कैलिफोर्निया वाला एरिया है, यहां पर आपको एक भ्रंश देखने के लिए मिलेगा। इस भ्रंश को नाम दिया जाता है सैन एंड्रियास भ्रंश। जी हां, बिल्कुल सही सुन रहे हैं आप, इसको नाम दिया जाएगा सैन एंड्रियास भ्रंश। अब ये क्यों चर्चा में है? तो इसके चर्चा में होने का मेन कारण है कि जिस प्रकार से आप पाएंगे कि प्रायद्वीपीय भारत विश्व में एक ऐसा भूभाग है जो कि कभी भी टूटा नहीं है, जो कि कभी भी जलमग्न नहीं हुआ। सेम है, आप याद रखें कि जो नॉर्थ अमेरिका कॉन्टिनेंट है उसमें से यदि आप इस कैनेडियन शील्ड वाले एरिया को हटा देते हैं तो यहां पर आपको कहीं पर भी भ्रंशन की क्रिया नहीं मिलेगी। एक अपवाद इसका आता है, ये सैन एंड्रियास भ्रंश, जो कि आता है कैलिफोर्निया वाले एरिया में। और ऐसा कहा जाता है कि यदि आने वाले समय में यूएसए दो पार्ट्स में यदि टूटता है तो ये टूटेगा किस एरिया से? तो इसका नाम है सैन एंड्रियास भ्रंश वाला क्षेत्र। यहां पर सैन एंड्रियास फॉल्ट के रूप में इसको जाना जाता है, जो कि आता है कैलिफोर्निया वाले रीजन में। साथ ही साथ यहां पर दो मरुस्थल भी हैं, उनके बारे में मैं आगे डिस्कस करूंगा। तो यहां पर याद रखें कि ये कैलिफोर्निया में सैन एंड्रियास भ्रंश है, इसीलिए चर्चा में है। यहीं पर आपको बाजा कैलिफोर्निया देखने के लिए मिलेगा, ओरफिश यहां पर दिखाई दी है वर्तमान में, जिसके कारण से यह चर्चा में है। और इसी के अंदर वाले क्षेत्र में आपको एक खाड़ी नजर आती है, इस खाड़ी को नाम दिया जाता है गल्फ ऑफ कैलिफोर्निया, यानी कि कैलिफोर्निया की खाड़ी। यह भी आप याद रखेंगे। विश्व के सबसे अधिक तापांतर वाले क्षेत्रों में से ये एक माना जाता है, कैलिफोर्निया की खाड़ी वाला एरिया। आफ्टर दैट ये पूरा प्रशांत महासागर है। यहां पर आपको एक नहर देखने के लिए मिलेगी जिसको नाम दिया जाता है पनामा कैनाल या फिर पनामा नहर, जिसके बारे में मैंने वीडियो के प्रारंभ में ही, यानी कि इस टॉपिक के प्रारंभ में ही डिस्कशन किया था कि भाई यूएसए और पनामा का यहां पर विवाद चल रहा है। एक और बात आपके लिए परम आवश्यक हो जाती है कि अब यहां पर आपको एक खाड़ी मिलती है, इस खाड़ी को नाम दिया जाता है मैक्सिको की खाड़ी। याद रखें कि मैं इसको मैक्सिको की खाड़ी लिख रहा हूं, परंतु ब्रैकेट में मैं लिख देता हूं अमेरिका की खाड़ी, क्योंकि कई जगह पर और ये स्टेटमेंट भी आया था कि भाई अब इस मैक्सिको खाड़ी को अमेरिका की खाड़ी पुकारा जाएगा, और गूगल ने इसका नाम अमेरिका की खाड़ी कर भी दिया है। इसलिए आपको दोनों ही नाम याद रखना है। एग्जाम पॉइंट ऑफ व्यू के हिसाब से दोनों ही नाम आपके लिए परम आवश्यक है। आफ्टर दैट यहां पर आपको एक सागर मिलेगा, इसको नाम दिया जाता है सारगेसो सागर वाला एरिया, जो कि उत्तरी अटलांटिक महासागर का ही विस्तार है। यह हमारा सारगेसो सागर। और नीचे की ओर आपको एक सागर दिखाई देता है, दैट इज जहां पर पनामा कैनाल है, यहां पर आपको मिलता है कैरेबियन सी वाला एरिया। इसको मैं सीएस इसलिए लिख रहा हूं, नहीं तो थोड़ा हौच पौच हो जाएगा। मैंने साउथ अमेरिका कॉन्टिनेंट में वैसे भी बता दिया था। अब यह बात मैंने क्यों बताई? क्योंकि यहां पर दो जल संधियां हैं। उन दो जल संधियों को आपको आवश्यक रूप से याद रखना है। एक है फ्लोरिडा जल संधि और एक आता है यूकॉटन चैनल वाला एरिया। जो फ्लोरिडा जल संधि है, इसके बारे में याद रखें कि असल में ये मैक्सिको की खाड़ी को सारगेसो सागर से जोड़ने का कार्य करती है, और साथ ही साथ जो यूकॉटन चैनल वाला एरिया है, यह मैक्सिको की खाड़ी को कैरेबियन सागर से कनेक्ट करने का कार्य करता है। यह है हमारा यूकॉटन चैनल। अब चैनल और जलसंधि क्या होती है? तो ऐसा सकरा जलखंड जो कि दो जलखंडों को जोड़ने और साथ ही साथ दो स्थलखंडों को अलग करने का कार्य करता है। यदि स्थलखंड को नहीं अलग कर रहा है तो वही जलखंड को तो कनेक्ट करना ही चाहिए। इसको नाम दिया जाता है क्या? एक चैनल, जलसंधि, या फिर तमाम प्रकार से आप इसको बोल सकते हैं जल डमरू मध्य, और भी कई अलग अलग नाम आते हैं। वो सभी का मतलब यही होता है। ठीक है, तो ये दो जलसंधियां और चैनल हैं आपके। इसके बाद और ऊपर आते हैं तो ये देखिए, यहां पर आपको दिखाई देती है हडसन की खाड़ी, दैट इज
हडसन गल्फ या फिर हडसन की खाड़ी वाला एरिया। ठीक है, आप समझ जाइएगा। इसकी जब आप पीडीएफ डाउनलोड करेंगे तो देख लेना भाई, मैंने जल संधि लिखी है यहाँ पर और साथ में सागर लिखे हैं, सीमांत सागर लिखे हैं। अलग अलग मल्टीपल कलर से मैं लिखने का प्रयास कर रहा हूं, परंतु कई बार हो जाती है गलती। तो ये है हडसन की खाड़ी। हडसन की खाड़ी से जब आप बाहर निकलेंगे तो आपको दिखाई देगी हडसन जल संधि। याद रखो, कई जगह पर हम ये समझ लेते हैं कि हडसन नदी हडसन की खाड़ी में अपना मुहाना बनाती है, परंतु ऐसा नहीं है। ये हडसन नदी एक अलग जगह अपना मुहाना बनाती है, उसके बारे में हम बाद में डिस्कस करेंगे। और इसी के तटवर्ती क्षेत्रों में आपको स्थित दिखाई देता है क्या, न्यूयॉर्क शहर, जो कि यूएसए का एक प्रमुख शहर है। यहां पर आपको हडसन जल संधि देखने के लिए मिलेगी। अच्छा, मैंने बताया कि एक जल संधि दो सागरों को, दो वाटर बॉडीज को जोड़ने का कार्य करती है। तो यहां पर भी सेम एज वही बात है कि बाहर निकलेंगे तो एक और सागर आपको देखने के लिए मिलेगा। इसको नाम दिया जाता है भाई लेब्राडोर सागर या फिर लेब्राडोर सी। लेब्राडोर सागर से जब आप ऊपर की ओर जाएंगे तो आपको दिखाई देगा बफिन की खाड़ी, यहां पर मिलता है बफिन की खाड़ी वाला एरिया। और इन दोनों को कनेक्ट करने वाली जो जलसंधि है, इसे नाम दिया जाता है डेविस स्ट्रेट या फिर डेविस जलसंधि वाला सेक्शन। दैट इज कॉल्ड डेविस स्ट्रेट या फिर डेविस जलसंधि। जब आप बफिन की खाड़ी के ऊपर भी जाते हैं तो आपको एक और क्षेत्र मिलेगा, इसको नाम दिया जाता है नॉरे जलसंधि। और ये नॉरे जलसंधि कार्य करती है बफिन की खाड़ी को असल में आर्कटिक महासागर से कनेक्ट करने का, आर्कटिक महासागर से जोड़ने का। याद रहेगी ये बात। अब आगे आते हैं। याद रखो कि ये पूरा पूरा है आर्कटिक महासागर। आर्कटिक महासागर का ही एक विस्तार है जिसको नाम दिया जाता है ब्यूफोर्ट सागर वाला एरिया। इस सेक्शन में आपको दिखाई देता है ब्यूफोर्ट सागर। अच्छा, ये क्यों इंपॉर्टेंट है, क्योंकि इसी ब्यूफोर्ट सागर का एक छोटा सा विस्तार है जिसको नाम दिया जाता है मैकेंजी की खाड़ी। इसके अंदर वाले एरिया में आपको दिखाई देती है मैकेंजी की खाड़ी। और इस मैकेंजी की खाड़ी में एक नदी अपना मुहाना बनाती है जिसका उद्गम ग्रेट स्लेव झील से होता है। इसका नाम है मैकेंजी नदी और इसीलिए ये कई बार टॉपिक का विषय बनी रहती है। यहां पर आपको कैरेबियन लेक्स मिलेंगी, उनमें से एक नदी, एक लेक है ग्रेट स्लेव, जिसमें से उद्गम होता है मैकेंजी नदी का। आफ्टर दैट फिर से वही बात कि भाई वापस से घूमेंगे तो यह है प्रशांत महासागर वाला क्षेत्र। और यहां पर एक और एरिया आता है जिसको नाम दिया जाता है बेरिंग स्ट्रेट या फिर बेरिंग जलसंधि वाला सेक्शन। यह भी प्रशांत महासागर को आर्कटिक महासागर से कनेक्ट करने का या फिर जोड़ने का कार्य करता है। ये हमारा एक टॉपिक कंप्लीट हुआ। साथ ही साथ एक और बात याद रखो कि भाई ये साइबेरिया को अलास्का से अलग करने का भी कार्य करता है। एक और बात कि ये जो अलास्का है इस पर पहले साइबेरिया का ही अधिकार था, यानी कि रशिया का ही अधिकार था। बाद में रशिया के द्वारा इसको सेल किया गया है यूएसए को। तो ये है यहाँ के कुछ सागर और कुछ सीमांत सागरों के बारे में डिस्कशन। आफ्टर दैट हम आगे बढ़ते हैं। अब आते हैं उस सिनेरियो पर जो कि हमारे आज के टॉपिक का विषय है, अर्थात ये तमाम प्रकार की जो अलग अलग एरिया हैं, जो भौगोलिक क्षेत्र हैं, इनके बारे में हम डिस्कस करते हैं। देखिएगा भाई, सबसे पहले यदि बात की जाए रॉकीज पर्वत की, यानी कि रॉकीज माउंटेन की, तो आप याद रखें कि नॉर्थ अमेरिका कॉन्टिनेंट, इसको मैं रब कर देता हूं। ठीक है, कारण यह है कि मुझे यहां पर और भी चीजें लिखनी है। सबसे पहले यदि मैं रॉकीज माउंटेन की बात करता हूं, रॉकीज पर्वत की बात करता हूं, तो आप याद रखिएगा कि इसका निर्माण उत्तरी अमेरिका महाद्वीप की प्लेट और साथ ही साथ जुआन डी फ्यूका प्लेट में हुए अभिसरण का परिणाम है। अब ये जुआन डी फ्यूका प्लेट क्या है, तो ये पूरी पूरी प्रशांत महासागरीय प्लेट है। प्रशांत महासागरीय प्लेट का एक छोटा सा भाग है जिसको नाम दिया जाता है जुआन डी फ्यूका। इन दोनों में जो अभिसरण की क्रिया हुई उसका परिणाम है कि यहां आपको निर्माण देखने के लिए मिलता है रॉकीज माउंटेन का। साथ ही साथ याद रखें कि ये एक प्रकार का कॉर्डिलेरा पर्वत का उदाहरण है। अब ये कॉर्डिलेरा माउंटेन क्या होता है, तो इसका सामान्य सा यदि मैं अर्थ बताऊं तो इसका अर्थ होता है अनेक पर्वत श्रेणियों का समूह। कई बार इसको कॉरिडोर भी नाम दिया जाता है। इसका मेन कारण क्या है कि यह है महाद्वीप वाला भाग, यह है महासागर वाला भाग, और महाद्वीप और महासागर को सेपरेट करने का कार्य कर रही है रॉकीज माउंटेन रेंज, और इसीलिए इसको नाम दिया जाता है कई बार कॉरिडोर वाला एरिया भी। तो कॉरिडोर कहा जाए या कॉर्डिलेरा कहा जाए, दोनों का अर्थ एक ही है। अब यहां पर अनेक पर्वत श्रेणियां कौन कौन सी हैं, तो उसके लिए आप ये थोड़ी सी बात याद रखें। मैं इसको थोड़ा सा रब कर देता हूं क्योंकि मुझे स्पेस थोड़ी सी ज्यादा चाहिए है। अब ये अलग अलग भाग कौन कौन से हैं इसमें, तो आप याद रखें कि भाई सबसे पहले आता है अलास्का। अलास्का के बाद आपको दिखाई देता है कोस्टल रेंज, यानी कि तटीय क्षेत्र इसको कहा जाता है। फिर आता है कैस्केड, फिर आता है सियरा और नेवादा, यानी कि सियरा ऑक्सीडेंटल और सियरा ओरिएंटल। इनके नेमिंग कर देता हूं मैं। देखिए भाई कौन कौन से हैं, तो सबसे पहले आता है अलास्का वाला एरिया। यहां पर आपको एक रेंज याद रखनी है जिसको नाम दिया जाता है माउंट मैकिनले वाला क्षेत्र। ये आप आवश्यक रूप से याद रखेंगे। इसका मैं कलर चेंज कर देता हूं, दैट इज येलो। ठीक है, अलास्का
अलास्का के बाद नीचे आएंगे तो ये है हमारी तटीय क्षेत्र। अच्छा ये है क्या, तो जैसे आप हिमालय में देखते हैं ना कि वृहद हिमालय है, लघु हिमालय है ना, फिर पार हिमालय है। पार हिमालय सबसे ऊपर यानी जिसको हम ट्रांस हिमालय का नाम देते हैं, और साथ ही साथ फिर शिवालिक रेंज है। तो उसी प्रकार से ये रेंजेस हैं इसकी, ठीक है। यहां पर आती है सियरा, और फिर सियरा के अंतर्गत एक और आती है नेवेदा, परंतु सियरा के अंतर्गत ही दो प्रकार की रेंजेस हैं, एक है सियरा ऑक्सीडेंटल और एक आती है सियरा ओरिएंटल, ये दोनों हैं, ठीक है। अच्छा एक और बात कि जब आप यहां तक पहुंचे हैं तो याद रखिएगा कि इसी के आसपास वाले एरिया में, यानी कि ये दो पर्वत श्रेणियां हैं, जैसे कि लाइक एक उदाहरण से यदि मैं आपको समझाऊं तो कुछ इस प्रकार से आप समझ पाएंगे कि यदि मान लीजिए ये कोई माउंटेन रेंज है कुछ इस प्रकार से, है ना, ये दो माउंटेन रेंजेस हैं इस प्रकार से, तो इनके मध्य में ये जो पर्वत पदीय क्षेत्र आपको देखने के लिए मिल रहा है, यानी कि इनके मध्य वाला ये जो उठा हुआ भाग है, इसको नाम दिया जाता है पर्वत पदीय पठार, या फिर इसी को कई बार कहा जाता है पिद माउंट पठार। ठीक है, तो हम पर्वत पदीय पठार लेकर चलेंगे। ये इन दो पर्वत श्रृंखलाओं के मध्य वाला क्षेत्र होता है जो कि थोड़ा सा उठा हुआ होता है, ये मैदान नहीं होता। चूंकि ये समतल होता है इसलिए कई बार इसको मैदान नाम दे दिया जाता है, परंतु वास्तविकता में ये मैदान की कंडीशन को फुलफिल नहीं करता। तो ये है सियरा ऑक्सीडेंटल और ओरिएंटल। पश्चात इसके यहां पर आपको कई पठार मिल रहे हैं जिनको हम पर्वत पदीय पठार का नाम दे रहे हैं। ये कौन कौन से हैं तो इनके बारे में याद रखो भाई कि एक आता है हमारा यह अलास्का का पठार, इसी को कई बार यूकॉन प्लेट्यू या फिर यूकॉन का पठार भी नाम दिया जाता है। ठीक है, यहीं से निकलती है हमारी यूकॉन नदी और ये अपना मुहाना बनाती है यहां यूकॉन नदी, और ये अपना मुहाना बनाती है आर्कटिक महासागर के आसपास वाले एरिया में। इसके नीचे आएंगे तो आपको दिखाई देता है ब्रिटिश कोलंबिया का पठार। ठीक है, यहां से कोलंबिया नदी का उद्गम होता है। इसके नीचे आते हैं तो आपको दिखाई देता है कोलारेडो पठार, यहां से कोलारेडो नदी निकलती है जो कि विश्व की सबसे बड़ी किसका एक भ्रंश घाटी होती है और साथ ही साथ गॉर्ज विश्व के सबसे बड़े कैनियन का निर्माण करती है। इसको कोलारेडो कैनियन का नाम दिया जाता है। और आफ्टर दैट फिर आपको नीचे दिखाई देगा इस सेक्शन में दैट इज मैक्सिको का पठार वाला एरिया। ठीक है, ये मैक्सिको का पठार मैक्सिको में आता है और इवन मैक्सिको में तो ये पूरा विस्तृत ही है, साथ ही साथ ये यूएसए में भी आपको विस्तृत देखने के लिए मिलेगा। यानी कि सबसे पहले आपको दिखाई देता है यूकॉन पठार, फिर आता है ब्रिटिश कोलंबिया का पठार, फिर आता है कोलारेडो पठार, फिर आता है मैक्सिको का पठार वाला एरिया। अच्छा एक और बात कि इन दोनों के मध्य में एक और पठार मौजूद दिखाई देगा, इसको नाम दिया जाता है ग्रेट बेसिन वाला क्षेत्र। ठीक है भाई, तो अब इन पठारों के नाम में एक एक करके, यानी कि ये ब्लू कलर से लिखे हुए हैं, मैं ब्लू कलर से यहां पर लाइन से लिख देता हूं ताकि आपको ये अच्छे से याद हो जाए। देखिए भाई, सबसे ऊपर वाला जो है इसको नाम दिया जाएगा यूकॉन पठार का। यहीं से निकलती है यूकॉन नदी जो कि कनाडा की सबसे बड़ी नदी मानी जाती है और सबसे महत्वपूर्ण नदी भी इसको नाम दिया जाता है। और इसकी खास बात यह है कि ये जो यूकॉन नदी है ये वर्ष भर जमी रहती है, ऐसा कहा जाता है। और दूसरी बात कि मैंने अभी थोड़ी देर पहले आपसे डिस्कस किया था कि असल में यदि आप इस पठारी एरिया को देखेंगे तो यहीं पर आपको पॉलीमेटलिक नोड्यूल्स भी देखने के लिए मिलेंगे, उस एरियो में भी ये इंपॉर्टेंट है। आफ्टर दैट फिर सेकंड नंबर पर आएगा ब्रिटिश कोलंबिया का पठार वाला सेक्शन, है ना। ये नॉर्मली है, बस नाम याद कर लीजिएगा क्योंकि ये पिड माउंट प्लेट्यू या फिर पर्वत पदीय पठार का उदाहरण है, तो कई बार ये पूछा गया है, पूछा जाता है। और फिर आता है ग्रेट बेसिन वाला क्षेत्र, ग्रेट बेसिन। फिर आता है कोलारेडो पठार और यहां से एक नदी निकलती है जिसको नाम दिया जाता है कोलारेडो नदी। याद रखो कि ये कैलिफोर्निया की खाड़ी, या फिर ऐसा याद कर लेना कि प्रशांत महासागर में अपना मुहाना बनाती है, प्रशांत महासागर में अपना मुहाना बनाने वाली सबसे महत्वपूर्ण नदी है। एक और बात कि यहीं पर जो ग्रेट बेसिन वाला एरिया है यहीं पर एक नदी बहती है, यानी कि ब्रिटिश कोलंबिया और ग्रेट बेसिन वाले क्षेत्र के मध्य में, इसको नाम दिया जाता है कोलंबिया नदी। इसकी एक सहायक नदी है जिसको नाम दिया जाता है स्नेक रिवर, ये निकलती है येलो स्टोन नेशनल पार्क से। ये भी 2023-24 के समय बहुत ज्यादा चर्चा में था क्योंकि यहां पर एक की स्टोन प्रजाति पाई जाती है जिसको नाम दिया जाता है भेड़िया, है ना। ये भेड़िया यहां से समाप्त हो गया था जिसके कारण येलो स्टोन नेशनल पार्क समाप्त हो गया था। बाद में यहां के जो कृषक थे इन्होंने पूर्वी भाग से भेड़ियों को लाया और सरकार से गुहार करके यहां पर लाकर पुनः बसाया था। यानी कि ऐसा कहा जाता है कि एक की स्टोन स्पीसी यदि किसी स्थान से समाप्त हो जाती है, एक कुंजी प्रजाति यदि किसी स्थान से समाप्त हो जाती है तो वहां का पूरा पारिस्थितिकी तंत्र ही समाप्त हो जाता है। इसीलिए टाइगर प्रोजेक्ट और तमाम प्रकार के ऐसे प्रोजेक्ट चलाए जाते हैं जो कि मांसाहारी जीवों के लिए या फिर अंतिम उपभोक्ता को बचाने के लिए चलाए जाते हैं, क्योंकि ये जो मांसाहारी जीव रहते हैं जिनको सामान्यतः अंतिम उपभोक्ता का नाम दिया जाता है, ये हमारे एनवायरमेंट इकोलॉजी के लिए बहुत ही ज्यादा आवश्यक होते हैं।
इसीलिए यहां पर जो भेड़िए हैं ये बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट है। इनको एक प्रकार से आप कह सकते हैं कि की स्टोन स्पीसी में शामिल किया जाता है। वर्तमान में ये एक और टॉपिक से चर्चा में है, क्रिस्पर सीजर, है ना, जिसके द्वारा आज से वर्तमान से लगभग 12-12,500 वर्ष पूर्व जो भेड़िए पाए जाते थे उनको वापस से जन्म दिया गया है। 2 भेड़िए हैं, ये वाली न्यूज आप कवर कर लेना। ये न्यूज मैंने स्टडी IQ IAS हिंदी के चैनल पर भी कवर कराई थी। यदि आप चाहें तो प्लेलिस्ट अवेलेबल है, वहां पर आप जाकर देख सकते हैं। तो यहां पर कोलोराडो और फिर लास्ट में आता है मैक्सिको का पठार वाला एरिया। आफ्टर दैट और थोड़ा सा हम आगे बढ़ते हैं। देखिए मैक्सिको का पठार। अब देखो, मैंने आपको दक्षिण अमेरिका महाद्वीप में एक बात बताई थी कि असल में कई प्रकार की पवनें आपको पृथ्वी पर प्रवाहित होती हुई नजर आएंगी, और ये कई प्रकार की पवनें हैं, इनमें ठंडी पवनें भी होती हैं और गर्म पवनें भी होती हैं। चूंकि जो व्यापारिक पवनें हैं ये महाद्वीप को पूर्व से पश्चिम की ओर कुछ इस प्रकार से पार करती हैं जिनको हम सनमार्गी पवन का नाम देते हैं, और इसके कारण महाद्वीप के एक भाग में ठंडी जलधारा और दूसरे भाग में आपको गर्म जलधारा का विकास देखने के लिए मिलता है। तो यहां पर याद रखें कि ये जो पर्वतीय क्षेत्र है यहीं पर आपको कई प्रकार के मरुस्थल भी दिखाई देंगे, और उनमें से एक मरुस्थल खासा चर्चा में रहता है, यानी कि बहुत ही ज्यादा इंपॉर्टेंट है। और इसका मेन कारण यह है कि वर्ष 2012 के पहले तक यह माना जाता था कि विश्व का यदि सर्वाधिक दैनिक तापांतर आपको कहीं पर देखने के लिए मिलता है तो यह अल्जीरिया वाला सेक्शन है। परंतु वर्ष 2012 में जो अध्ययन हुए उन अध्ययनों के आधार पर फिर यह डिसाइड हुआ कि असल में विश्व में सर्वाधिक दैनिक तापांतर आपको अल्जीरिया में नहीं, वो कैलिफोर्निया में दिखाई देता है। वो भी कैलिफोर्निया में क्यों? क्योंकि यहां पर आपको अल्जीरिया से भी ज्यादा शुष्कतम मरुस्थल देखने के लिए मिलेगा। वैसे तो विश्व के सबसे शुष्कतम मरुस्थल की यदि हम बात करेंगे तो यह आटाकामा डेजर्ट है, परंतु यदि दैनिक तापांतर की आप बात कर रहे हैं तो यह आपको दिखाई देता है कहां पर? यह कैलिफोर्निया वाले सेक्शन में, जिसके बारे में मैंने अभी थोड़ी देर पहले डिस्कस किया था कि असल में यहां आपको ओरफिश दिखाई दी थी। तो यह है वो कैलिफोर्निया वाला एरिया जहां पर आपको 2 मरुस्थलीय क्षेत्र मौजूद दिखाई देंगे। और ये 2 मरुस्थलीय क्षेत्र कौन से हैं? तो एक आता है मोहावे डेजर्ट, यानी कि मोहावे मरुस्थल वाला एरिया, और एक बच्चे आपको देखने के लिए मिलेगा सोमोरोन, है ना। ये 2 मरुस्थल आपको यहां पर देखने के लिए मिलते हैं। इनको 2 पार्ट्स में हमने बाइफरकेट कर दिया है। अच्छा, इसका निर्माण किस जलधारा के कारण हुआ है? तो याद रखो कि ऊपर से कुछ इस प्रकार से ये एक जलधारा आती है, इसको नाम दिया जाता है अलास्का की ठंडी जलधारा, और ये अलास्का की ठंडी जलधारा के कारण असल में निर्माण हुआ है इस कैलिफोर्निया मरुस्थल का या फिर कैलिफोर्निया डेजर्ट का। हौच-पौच ना हो जाए इसीलिए मैंने 2 स्लाइड में लिखा है, आपको ये पूरी बातें एक ही स्लाइड में यहां पर नोट डाउन करनी है। पश्चात इसके हम दूसरी साइड आते हैं और यहां पर आपको एक और पर्वत देखने के लिए मिलेगा, इसको नाम दिया जाता है अपलेशियन पर्वत वाला क्षेत्र। और ये जो अपलेशियन पर्वत है ये याद रखिएगा कि एक प्रकार के प्राचीन वलित पर्वत की श्रेणी में आता है। इसी को कई बार अवशिष्ट वलित पर्वत का नाम भी दिया जाता है। अपलेशियन माउंटेन या फिर अपलेशियन पर्वत वाला ये सेक्शन है। और याद रखें कि भाई इसकी जो हाईएस्ट पीक है, यहां पर आपको ब्लैक माउंटेन भी मिलेगा, ब्लू माउंटेन मिलता है ना, तमाम प्रकार के रंगों के आधार पर, यानी कई बार आपको नाम मिलते हैं। इसकी जो हाईएस्ट पीक है, जो सर्वोच्च चोटी है, इसके बारे में याद रखें, ये है हमारी माउंट मिशेल। ठीक है, ये इसकी हाईएस्ट पीक है। चलिए आगे आते हैं। तो ये हो गया हमारा। आफ्टर दैट याद रखो कि भाई कुछ क्षेत्र हैं। अब ये है कैनेडियन शील्ड वाला भाग। इसके बारे में मैंने पहले ही बताया है कि असल में पृथ्वी के सबसे पुराने भूभागों में से ये एक है। पृथ्वी पर ऐसा कहा जाता है कि इसका निर्माण प्रायद्वीपीय भारत के बाद हुआ, यानी कि प्रायद्वीपीय भारत के बाद बनने वाला ये सबसे पुराना भूभाग है कैनेडियन शील्ड। परंतु ऊपर से और साथ में आइट साइड से जो सागर और सीमांत सागर यहां पर लगे हुए हैं, उनके सागरीय बल के प्रभाव के परिणाम स्वरूप ये कैनेडियन शील्ड वर्तमान में भ्रंशित हो गई है और इस पूरे एरिया को नाम दिया जाता है क्वीन एलिजाबेथ ग्रुप ऑफ आइलैंड, क्वीन एलिजाबेथ द्वीप समूह का। और ये जो क्वीन एलिजाबेथ द्वीप समूह है, याद रखें कि इसमें जो सबसे बड़ा आइलैंड है इसको नाम दिया जाता है विक्टोरिया आइलैंड। विक्टोरिया के नाम से आपको कई चीजें यहां पर देखने के लिए मिलेंगी। एक तो विक्टोरिया आइलैंड यहां का सबसे बड़ा द्वीप भी है, साथ में विश्व की सबसे बड़ी खारे पानी की झील जिसको नाम दिया जाता है विक्टोरिया झील, जहां से उद्गम लेती है श्वेत नील नदी, जो कि सूडान की राजधानी खार्तूम में ब्लू नाइल से मिलकर नील नदी बनाती है। और इसको विश्व की सबसे बड़ी नदी की संज्ञा दी जाती है, जो कि युगांडा, केन्या और तंजानिया की सीमा पर स्थित है। यह विश्व की सबसे बड़ी खारे पानी की झील है।
साथ ही साथ एक विक्टोरिया डेजर्ट भी है जो कि ऑस्ट्रेलिया में आता है, जहां पर गिम्सन, सिम्पसन ये सब मरुस्थलीय भूमि आपको देखने के लिए मिलेगी। वहां पर एक विक्टोरिया मरुस्थल भी विद्यमान दिखाई देता है। और एक विक्टोरिया ये आइलैंड है जिस पर अधिकार है, यानी कि जो कि आता है क्वीन एलिजाबेथ ग्रुप ऑफ आइलैंड के आसपास वाले एरिया में, जो कि सबसे बड़ा द्वीप है इस क्वीन एलिजाबेथ द्वीप समूह का, या फिर कहा जाए तो इस कैनेडियन शील्ड का ये सबसे बड़ा द्वीप माना जाता है। और यहीं पर जब आप बाहर की ओर निकलेंगे तो आपको कुछ और आइलैंड भी मिलेंगे जिनको नाम दिया जाता है बफिन आइलैंड या फिर बफिन द्वीप। ये भी याद रखिएगा, इसी के पार्ट हैं, ये कोई अलग से द्वीप नहीं है, ये भी यहीं पर आते हैं और कनाडा के अधिकार क्षेत्र में ये गिने जाते हैं। अब देखिएगा, चूंकि ये कैनेडियन शील्ड का निर्माण हुआ है, इसीलिए जो सागरीय जल है ये अंदर की ओर आया है और इसके कारण कुछ झीलों का यहां निर्माण हुआ है जिनको संयुक्त रूप से नाम दिया जाता है कैनेडियन लेक्स। परंतु चूंकि इनके कुछ नाम है तो यहां पर मैं नाम अंकित कर देता हूं, जैसे कि लाइक ग्रेट बियर, यहां लिख देता हूं मैं ग्रेट बियर, ग्रेट स्लेव, यह है स्लेव, फिर आती है अथावस्का, रेंडियर और विनीपेग। इसमें से याद रखो ये जो स्लेव है, यहां से एक नदी का उद्गम होता है, इसको नाम दिया जाता है मैकेंजी नदी। और ये मैकेंजी नदी जाती है और साथ ही साथ मैकेंजी की खाड़ी में, जो कि असल में ब्यूफोर्ड सागर का ही विस्तार है, वहां पर जाकर ये अपना मुहाना बनाती है। और ये मैकेंजी नदी बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट रिवर है कनाडा की, ठीक है। तो ये है मैकेंजी नदी, इसके बारे में आपको याद रखना है। मैंने पहले ही बताया है कि यदि इसकी पीडीएफ आपको चाहिए हो तो आप ज्योग्राफी बाय अभिषेक कुमार टेलीग्राम चैनल पर इसकी पीडीएफ जाकर डाउनलोड कर सकते हैं। तो यह है कैनेडियन शील्ड वाला भाग। आफ्टर दैट जब आप आगे की ओर आएंगे तो ये पूरा सेक्शन जहां पर ब्लू ब्लू कलर से मैंने लिखा हुआ है, यह है ग्रेट लेक्स वाला भाग। यह है कैनेडियन लेक्स और ये आती है हमारी ग्रेट लेक्स। इनकी संख्या है लगभग 5 और इनके नाम मैं यहां पर लिख रहा हूं, ये आप अपनी कॉपी में नोट डाउन कर लीजिएगा। ग्रेट लेक्स संख्या है 5 और कौन कौन सी है, तो सबसे पहले सुपीरियर, जो कि विश्व की सबसे बड़ी मीठे पानी की झील है, सुपीरियर, ह्यूरॉन, इरी और ऑन्टेरियो। एक छूट गई, यानी कि सुपीरियर, फिर आती है मिशिगन, फिर आती है ह्यूरॉन, फिर आती है इरी और फिर ऑन्टेरियो। अच्छा, ये जो झीलें हैं ना, ये असल में यूएसए और कनाडा की बॉर्डर पर ही स्थित हैं और इसीलिए इनमें जो पानी है, इस जल का प्रयोग यूएसए और कनाडा दोनों के द्वारा ही किया जाता है। अब कैसे, तो असल में ये जो झीलें हैं, यहां पर कई प्रकार के हाइड्रो पावर प्रोजेक्ट चल रहे हैं और इनके द्वारा जो हाइड्रो इलेक्ट्रिसिटी यानी कि जल विद्युत का उत्पादन होता है, यूएसए भी इनका प्रयोग करता है और साथ ही साथ कनाडा भी इनका प्रयोग करता है। तो किसी भी प्रकार का कोई विवाद नहीं है। परंतु याद रखिएगा कि इनमें से एक झील है जिसका नाम है मिशिगन और यह मिशिगन पूरी तरह से आती है कहां पर, यूएसए में, और इसीलिए इस पर केवल और केवल यूएसए का अधिकार है, यानी कि इसके जल का प्रयोग केवल यूएसए के द्वारा किया जाता है। देखिएगा भाई, यह हमारी सुपीरियर झील, यहां पर आती है मिशिगन जो कि पूरे के पूरे यूएसए में है। यहां पर आती है एक और झील जिसको ह्यूरॉन कहा जाता है, यहां पर आपको देखने के लिए मिलेगी एरे और इसी के बाजू से कुछ इस प्रकार से आपको दिखाई देती है ऑन्टेरियो। अब ये किस किस लिए आवश्यक है, तो जरा ध्यान से मेरी बात सुने। तो ये है उनके नाम, यानी कि सुपीरियर, फिर आती है मिशिगन, ह्यूरॉन, इरी और ऑन्टेरियो। अब मैंने यहां पर कुछ नाम और मेंशन कर रखे हैं जो कि इसके तटवर्ती क्षेत्रों में स्थित शहर हैं और ये किसी ना किसी कारण से फेमस हैं। जैसे कि लाइक यदि आप सुपीरियर की बात करोगे तो सुपीरियर और ह्यूरॉन आपस में आपको जुड़ी हुई, कनेक्ट होती हुई नजर आ रही हैं और ये जिस नहर के द्वारा जुड़ती हैं इनको नाम दिया जाता है बच्चे सू नहर का, ठीक है। इनको कहा जाता है सू नहर वाला क्षेत्र। और साथ में याद रखिएगा कि ये जो दुलूथ है, ये असल में आयरन ओर के उत्पादन के लिए जाना जाता है। शायद मैंने आपको बताया था कि कैनेडियन शील्ड दूसरे नंबर पर ठंडी हुई थी और जब ये ठंडी हुई तो असल में ये बहुत ज्यादा पुरानी है और यहां पर आपको सबसे पुराने खनिज तत्व भी देखने के लिए मिलेंगे और इसीलिए यहां पर आपको दिखाई देते हैं धात्विक खनिज, भारी धात्विक खनिज, जिनमें आता है आयरन। और यदि आप यहां शिकागो की बात करेंगे तो यहां पर आपको दिखाई देता है निकेल, यानी कि यहां आपको निकेल भी देखने के लिए मिलेगा और दोनों ही भारी धात्विक खनिजों की कैटेगरी में शामिल किए जाते हैं। और ये शिकागो क्यों फेमस है, तो शायद
आपको पता हो कि भारत की एक बहुत ही महान हस्ती थी जिन्होंने शिकागो सम्मेलन में 2 घंटे का लगभग भाषण दिया था, यानी कि ड्यूरेशन तो मेरे को नहीं पता, परंतु बहुत लंबा चौड़ा भाषण दिया था। इन महान हस्ती का नाम आप मुझे कमेंट सेक्शन में बताएंगे कि ये कौन थी भाई। ठीक है, साथ ही साथ ये ह्यूरॉन है और ये आता है सडबरी वाला भाग जो कि निकेल के उत्पादन के लिए जाना जाता है। याद रखिए कि ये निकेल और आयरन दोनों ही यहां पर उत्पादित किए जाते हैं, परंतु ये जो सडबरी वाला भाग है ये केवल और केवल निकेल के उत्पादन के लिए जाना जाता है। इस एरिया में आपको याद रखना है। 2 और यहां पर एरिया है, जैसे कि एक एरी झील के निकट है जिसको कहा जाता है डेट्रॉइट, ये ऑटोमोबाइल इंडस्ट्रीज के लिए जाना जाता है। और साथ में ऑन्टेरियो के तटवर्ती क्षेत्र में आपको किंगस्टन देखने के लिए मिलेगा। यहां पर लोकोमोटिव या फिर यूं कहा जाए कि रेल इंजन बनाने के कारखाने आपको मौजूद दिखाई देंगे। अच्छा, जरा ध्यान से देखना, तो ये जितने भी औद्योगिक क्षेत्र हैं ये क्यों फेमस है? क्योंकि भाई यहां पर आयरन ओर मिल रहा है, निकेल मिल रहा है, और इसीलिए इनसे संबंधित उद्योग भी आपको यहीं पर स्टैब्लिश देखने के लिए मिल रहे हैं। अर्थात कहने का तात्पर्य ये कि कोई भी उद्योग उस एरिया में स्थापित किया जाता है जहां पर वहां कच्चा माल, जहां पर उस उद्योग का कच्चा माल मौजूद हो। शायद मैंने आपको साउथ अमेरिका कॉन्टिनेंट में एक बात बताई थी कि आटाकामा डेजर्ट के आसपास आपको रासायनिक खाद और उर्वरक बनाने की फैक्ट्रीज दिखाई देती हैं। क्या कारण है? क्योंकि यहां पर आपको बर्ड ड्रॉपिंग रॉक दिखाई दे रही थी जो कि इनके एक्सक्रीटा से बनती हैं। याद है? तो बस वही वाला कंसेप्ट है कि यहां पर कच्चे माल के तौर पर आपको भारी खनिज दिखाई दे रहे हैं और इसीलिए आपको इनसे संबंधित इंडस्ट्रीज यहां देखने के लिए मिलेंगी। साथ ही साथ ये जो ग्रीन वाला एरिया अब आपको दिखाई दे रहा है इनको कहा जाता है प्रेरी। मैं आपको वापस से आगाह करता हूं कि ऐसा नहीं है कि भाई जितने एरिया में मैंने प्रेरी बनाया है केवल और केवल उतने ही एरिया में है। आप पाएंगे कि पूरी यूएसए के मैदान में प्रेरी घास के मैदानों का विस्तार है और इसी कारण से यहां पर बहुत सी फसलों की खेती की जाती है, यानी कि बहुत सी ये कहा जाए कि खाद्यान्नों की खेती की जाती है। ये जिनमें से जैसा आपने साउथ अमेरिका में पढ़ा था उसी प्रकार से ये मक्का और गेहूं के उत्पादन के लिए प्रमुख माने जाते हैं। शीतोष्णकटिबंधीय घास के मैदान हैं ये, जिनको कहा जाता है प्रेरी घास के मैदान। उत्तरी अमेरिका में, दक्षिण अमेरिका में हमने इन्हीं के लिए पंपास वर्ड यूज किया था। और खाद्यान्नों के लिए आप मक्का और गेहूं यहां पर उगाएंगे और मक्का और गेहूं उगाए जाने के कारण ही यहां पर आप पाएंगे कि एक तो जो दुग्ध उत्पादन उद्योग है ये बहुत ज्यादा चलते हैं और साथ में मीट उत्पादन से संबंधित उद्योग आपको यहां पर देखने के लिए मिलेंगे। कारण यह है कि भाई जब आप इस एरिया में जाएंगे तो यहां के लोग हमारे जैसे रोटी का सेवन नहीं करते, रेयर से रेयरेस्ट केस में करते हैं। हां, हमारी रोटी को ये बोलते हैं इंडियन ब्रेड, यानी कि ब्रेड खाने का कंसेप्ट यहां पर ज्यादा है और यही कारण है कि भाई यहां पर उगने वाला जो गेहूं है इससे बनाई जाती है ब्रेड और बहुत अधिक मात्रा में इनको भेजा जाता है बाहर, जिसके कारण प्राप्त होता है विदेशी मुद्रा भंडार। और जो मक्का होता है ये खिलाया जाता है पशुओं को बहुत बड़ी मात्रा में, और जब नर इसको खाता है तो इसके कारण जो मीट का प्रोडक्शन है ये बढ़ता है, क्योंकि मांस उसके शरीर में बढ़ता है। इसको कट किया जाता है, मार्केट में सप्लाई किया जाता है, जिसके कारण मांस से संबंधित जो उद्योग हैं इनको बढ़ावा मिलता है। और साथ ही साथ जो दुधारू पशु हैं इनको जब इसका सेवन कराया जाता है तो दुग्ध उत्पादन में वृद्धि होती है और आफ्टर दैट एंड ऑफ द डे इसको भी कट किया जाता है और मार्केट में सप्लाई किया जाता है। 2 सिनेरियो से ये बहुत ज्यादा आवश्यक है। कौन कौन सा? 3 सिनेरियो से। एक तो डेयरी उत्पादन से, दूसरा मांस उत्पादन से और तीसरा कृषि से। ये बहुत ही ज्यादा महत्वपूर्ण माने जाते हैं और यह है यूएसए का वृहद मैदान जहां पर आपको इन घास के मैदानों का विस्तार देखने के लिए मिलेगा। और इस पूरे यूएसए के वृहद मैदान का निर्माण एक नदी तंत्र के द्वारा किया गया है, यह है हमारी मिसिसिपी नदी। अब नेक्स्ट आप इसमें आए और यहां पर मैं आपको बताता हूं कि कुछ नदियां भी हैं जो कि हमारे लिए परम आवश्यक हो जाती हैं, जैसे कि लाइक ये है हमारी मैकेंजी नदी जो कि मैकेंजी की खाड़ी में, जो कि ब्यूफोर्ड सागर का विस्तार है, यहां मुहाना बनाती है। यहां पर आपको कोलंबिया नदी मिलेगी और इसकी एक सहायक नदी है जिसको नाम दिया जाता है स्नेक रिवर। यह भी आपके लिए महत्वपूर्ण है। यहां पर आती है कोलंबिया नदी और यहां पर आती है स्नेक नदी जो कि इसमें अपना मुहाना बनाती है। और इन दोनों के मध्य में आपको दिखाई देता है येलोस्टोन नेशनल पार्क, जिसके बारे में मैंने अभी थोड़ी देर पहले आपके साथ डिस्कस किया था कि येलोस्टोन नेशनल पार्क क्यों आवश्यक है। ये हमारा येलोस्टोन नेशनल पार्क और जो नदी है इसको नाम दिया जाता है स्नेक। ठीक है, सांप मत बोल देना, स्नेक नदी ही इसका नाम है। और ये है हमारी कोलंबिया नदी। इसी के बाजू में एक और नदी मिलेगी जिसका नाम है यूकॉन नदी। यूकॉन पठार से ये निकलती है ना। और साथ में जब आप नीचे की ओर आएंगे तो यहां पर एक और नदी मिलेगी, इसे नाम दिया जाता है कोलोराडो नदी। ये विश्व के सबसे बड़े कैनियन का निर्माण करती है जिसको नाम दिया जाता है ग्रैंड
कैनियन। एक और बात कि यूएसए और मैक्सिको की सीमा पर आपको एक नदी मिलेगी, इसको नाम दिया जाता है भाई इसको रियो ग्रांडे नदी, जो कि मैक्सिको की खाड़ी में अपना मुहाना बनाती है। यह है हमारी रियो ग्रांडे रिवर या फिर रियो ग्रांडे नदी। और इसके ऊपर जब आप जाएंगे तो फिर आपको दिखाई देती है यह है हडसन नदी, जिसके तटवर्ती क्षेत्र में आपको न्यूयॉर्क देखने के लिए मिलेगा। यह है हडसन नदी, ठीक है। और इसी के ऊपर जब जाते हैं तो यूएसए और कनाडा की सीमा पर एक नदी प्रवाहित होती हुई नजर आती है, इसको नाम दिया जाता है सेंट लॉरेंस नदी, जो कि सेंट लॉरेंस की खाड़ी में अपना मुहाना बनाती है। यानी कि अब जरा आप बताएं कि भाई यूएसए और कनाडा की सीमा कौन कौन बनाते हैं। तो एक तो 49 डिग्री उत्तरी अक्षांश रेखा, एक आती है ग्रेट लेक्स, और एक आती है नदी जिसको नाम दिया जाता है सेंट लॉरेंस नदी, जो कि यूएसए और कनाडा की बॉर्डर बनाती है। ये तीन चीजें मिलकर। अब एक और बात कि यह है ग्रीनलैंड के बाजू में आपको दिखाई देता है आइसलैंड, और आइसलैंड की राजधानी है रेकजाविक, जो कि पूरे वर्ल्ड की सबसे उत्तरतम राजधानियों में गिनी जाती है। यह है आइसलैंड और इसकी राजधानी रेकजाविक। अब मैं आपसे एक बात पूछता हूं कि भाई ग्रीनलैंड के बारे में मैंने पूरा सिनेरियो अभी डिस्कस किया है, ठीक है। आप बताइए कि ग्रीनलैंड वर्तमान में किसके अधिकार क्षेत्र में है और कौन इस पर अपना अधिकार दिखा रहा है, ये मुझे कमेंट सेक्शन में बताइए। तो ये पूरा जो मैंने अभी डिस्कस किया, ये था हमारा ज्योग्राफिकल पॉइंट ऑफ व्यू, और साथ में इसकी ओशनोग्राफी के बारे में भी हमने देख लिया, अर्थात आसपास कौन कौन से सागर और कौन कौन से महासागर हैं। ये पूरी पीडीएफ यदि आपको डाउनलोड करनी हो तो आप मेरे टेलीग्राम हैंडल अभिषेक कुमार ज्योग्राफी पर जाकर इसको डाउनलोड कर सकते हैं। अब इसी का जो मैं पार्ट 2 लाऊंगा, इसके जियो पॉलिटिकल पॉइंट ऑफ व्यू के बारे में हम डिस्कस कर रहे होंगे। उसमें वीडियो पसंद आया हो तो इसको ज्यादा से ज्यादा शेयर करें, ज्यादा से ज्यादा लाइक करें, अपना रिस्पेक्टिव कमेंट सेक्शन में छोड़कर अवश्य जाएं। हैव अ ग्रेट डे, थैंक यू, बेस्ट ऑफ लक। हिंदी में यूपीएससी की तैयारी से संबंधित प्रोग्राम्स को देखने के लिए सब्सक्राइब करें स्टडी IQ IAS हिंदी।